हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे दी एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लास 10th का जो चैप्टर है। दो चैप्टर ऑप्शनल है अपने पास एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अभी इसमें हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो सेकंड जो टॉपिक था 1.1 और 1.2 द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। तो इंडस्ट्रियल चेंज में पेस, स्पीड कैसे आया, इसके रिगार्डिंग हम लोगों को पढ़ना। जैसे फर्स्ट, द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन एंड मेटल्स, ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस। कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर्स इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू द 1840s। द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्री इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में सबसे डायनामिक इंडस्ट्रीज थी, वर क्लियरली कॉटन एंड मेटल्स। तो कौन सी इंडस्ट्री थी? कॉटन इंडस्ट्री और मेटल इंडस्ट्री। ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस, रैपिड यानी कि फास्ट स्पीड की वजह से कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू द 1840। ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस, कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू द 1840। 1840 तक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो फर्स्ट फेज था उसमें 1840 तक कंडीशन क्या थी कि कॉटन लीडिंग सेक्टर था, सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर था वो कॉटन था। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर रहा वो कॉटन सेक्टर, सबसे ज़्यादा इसी का प्रोग्रेस हुआ, इसी इंडस्ट्री का प्रोग्रेस हुआ। आफ्टर दैट द आयरन स्टील इंडस्ट्री लीड द वे। सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा बोलबाला था, सबसे ज़्यादा बूम पे थी। इसके बाद कॉटन इंडस्ट्री के बाद स्टील इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री ग्रो की विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे। ठीक है, रेलवे के एक्सपेंशन के साथ इन इंग्लैंड फ्रॉम द 1840s एंड कॉलोनीज फ्रॉम द 1860 द डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील इंक्रीज रैपिडली। विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, रेलवे के एक्सपेंशन के साथ साथ इंग्लैंड में 1840 में और इन द कॉलोनीज, और कॉलोनीज में 1860 में द डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील इंक्रीज। ठीक है, जब रेलवे का एक्सपेंशन हुआ तो रेलवे के एक्सपेंशन के साथ साथ किसकी डिमांड बढ़ी? मेटल की, और यानी आयरन और स्टील की। इसलिए आयरन और स्टील फिर ज़्यादा ग्रो की, इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो की। 1870 तक ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग आयरन और स्टील वर्थ अबाउट 77 मिलियन पाउंड, डबल द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट। और कंडीशन ये थी कि एक समय तक क्या था, सबसे ज़्यादा कॉटन एक्सपोर्ट किया जा रहा था, अब सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट किया है लगा? आयरन एंड स्टील। 77 मिलियन पाउंड एक्सपोर्ट किया गया, कि कॉटन की वैल्यू फिर डबल था। नहीं, कॉटन की जो कीमत थी उस जितने का कॉटन एक्सपोर्ट किया गया था उससे डबल अमाउंट में अब स्टील और आयरन को एक्सपोर्ट किया जाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड रीजन। तो ये फर्स्ट रीजन था जिससे इंडस्ट्री में चेंज आया। तो सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्री ग्रो की, देन इसके बाद कौन सी इंडस्ट्री को ग्रो की? स्टील और आयरन इंडस्ट्री। क्यों ग्रो की उसके पीछे भी हमने रीजन जाना। सेकंड, दी न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट ईजिली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो न्यू इंडस्ट्रीज थी उन्होंने आसानी से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को क्या नहीं किया, उनको डिस्प्लेस नहीं किया। दी न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट ईजिली, मतलब ऐसा नहीं कि जब इंडस्ट्री आई, मशीन आई, तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी वो तुरंत गायब हो गई, वो लगातार चलती रहीं। इवन एट एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, इंडस्ट्री के आने के, फैक्ट्री के आने के बाद फिर टेलीफोन इंडस्ट्री का काम इतने आसानी से ख़त्म नहीं हुआ। इवन ये समझिएगा 19th सेंचुरी के एंड तक, ठीक है, 19th सेंचुरी के एंड तक लेस देन 20% और टोटल वर्क फोर्स, जितने लोग काम कर रहे थे उसमें लगभग 20% जो वर्क फोर्स था उससे भी लेस देन, उससे भी कम, वाज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर। इवन एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड तक लगभग 20% जो है टोटल जो वर्क फोर्स है 20%, उससे भी आधा, लेस देन 20% ऑफ टोटल वर्क फोर्स वाज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, अभी भी केवल और केवल 20% लोग ये थे कि जो टेक्निकली एडवांस यानी कि जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री, उनमें काम करने वाले लोग के लिए कितने थे? 20%। टेक्सटाइल वाज अ डायनामिक सेक्टर but a large portion of the output was produced not within the factory but outside within domestic units। ठीक है, टेक्सटाइल वाज अ डायनेमिक सेक्टर, टेक्सटाइल डायनेमिक सेक्टर था, सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर था। बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वाज प्रोड्यूस्ड नॉट विद इन फैक्ट्रीज बट आउटसाइड विद इन डोमेस्टिक यूनिट्स।
टेक्सटाइल डायनामिक सेक्टर था, सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर था, बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट, लेकिन मैक्सिमम जितना प्रोडक्शन हो रहा था वाज प्रोड्यूस्ड नॉट इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में नहीं हो रहा था, इवन कहाँ हो रहा था, आउटसाइड डोमेस्टिक यूनिट्स में हो रहा था। केवल 20% प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में हो रहा था, बाकी प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा था, आउटसाइड ऑफ द फैक्ट्री हो रहा था। डोमेस्टिक यूनिट्स जो फैमिली यूनिट्स हैं, हाउस होल्ड यूनिट्स हैं, उनमें प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री लगातार बनी रही और ट्रेडिशनल जो यूनिट्स थी वो लगातार काम कर रही थी। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा फैक्ट्री आना स्टार्ट हुई। थर्ड, टेक्नोलॉजिकल चेंजेज ऑकर्ड स्लोली, जो टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा था वो धीरे धीरे करके स्लोली उसको ऑकर्ड किया गया। दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में ऐसा नहीं हुआ कि इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी आई तो उसको फटाफट अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, स्लोली अडॉप्ट किया गया। न्यू टेक्नोलॉजी वाज एक्सपेंसिव, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी थी वो एक्सपेंसिव थी, एंड मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर कॉशंस अबाउट यूजिंग इट, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो मर्चेंट्स थे, जब कोई महंगी चीज़ होगी तो उसको खरीदने में थोड़ा सा सोचेंगे, ठीक है ना, थिंक अबाउट करेंगे। तो न्यू टेक्नोलॉजी वर एक्सपेंसिव एंड मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट वर कॉशंस अबाउट यूजिंग इट, इसको यूज करने में कॉशन सावधानी बरत रहे थे कि यूज करें या ना करें। दी मशीन्स ऑफन ब्रोकन डाउन, मशीन्स अक्सर ब्रेक डाउन हो जाती थी, एंड रिपेयरिंग का काम इसका काफ़ी कॉस्टली था। दे वर नॉट एज इफेक्टिव एट देयर इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चर्ड क्लेम, वो उतनी इफेक्टिव नहीं थी मशीन जितने उनके इन्वेंटर्स और मैन्युफैक्चरर ने क्लेम किया था, प्रॉमिस किया था, उतनी इफेक्टिव मशीन्स नहीं थी। इसलिए इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स उनको यूज करने में कॉशंस बरत रहे थे, सावधानी बरत रहे थे। जैसे कंसिडर केस ऑफ स्टीम इंजन, स्टीम इंजन एक वर्ल्ड हिस्ट्री में या फिर बोलेंगे साइंस की फील्ड का एक सबसे बड़ा इन्वेंशन था। ठीक है, तो होना तो ये चाहिए कि स्टीम इंजन आए तो मतलब बहुत लोग मतलब लेने के लिए उसको क्या हो जाए, मारा मारी हो जाए कि नहीं भाई हमें चाहिए, बेसिक कंडीशन होना चाहिए। इतना बड़ा इन्वेंशन जिससे टेक्नोलॉजी में इतना लार्ज स्केल चेंज आया, लेकिन हम उसकी कंडीशन देखेंगे क्या होता है। तो कंसिडर केस ऑफ स्टीम इंजन, जेम्स वॉट इम्प्रूव द स्टीम इंजन प्रोड्यूस बाय न्यू कॉमन, जो न्यू कॉमन ने जो क्या किया था, स्टीम इंजन प्रोड्यूस किया था, उसको और इम्प्रूव किया जेम्स वॉट ने। जनरली ये माना जाता है कि स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने प्रोड्यूस किया, इवन लेकिन था क्या, न्यू कॉमन ने प्रोड्यूस किया था, उसको और इम्प्रूव किया, इस लेवल पे बनाया कि इंडस्ट्री में यूटिलाइज हो सके, वो जेम्स वॉट ने किया। एंड पेटेंट द न्यू इंजन इन 1781 में एक नया स्टीम इंजन रेडी किया। His industrialist friend Matthew Walton manufactured a new model, उनके इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स मैथ्यू वॉल्टन ने इस स्टीम इंजन का एक नया मॉडल स्टार्ट किया। बट फॉर ईयर्स ही कुड फाइंड नो बायर्स, तो इतना बड़ा इन्वेंशन लेकिन सालों साल तक कोई उनके पास बायर्स नहीं था, कोई खरीदार नहीं था। एट द बिगिनिंग्स ऑफ द 19th century देयर वर नो मोर देन 321 स्टीम इंजन ऑल ओवर इंग्लैंड, इतनी बड़ी डिस्कवरी और केवल क्या था, केवल 321 स्टीम इंजन पूरे इंग्लैंड में यूज हो रहे थे। उसमें से 80 इन कॉटन इंडस्ट्री, जो टोटल यूज हो रहे थे उसमें 80 कॉटन इंडस्ट्री में थे, 9 वुल इंडस्ट्री में, और बाकी के बाकी माइनिंग इंडस्ट्री में, माइनिंग कैनल वर्क्स और आयरन वर्क्स में। स्टीम इंजन्स वर नॉट यूज इन एनी ऑफ द other industries till much later in the century. Steam engines were not used in any of the other industry till much later in the century. सेंचुरी के लास्ट तक भी स्टीम इंजन को कोई दूसरी इंडस्ट्री यूज नहीं कर रही थी। सो इवन द मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो स्टीम इंजन वर नॉट यूज इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज टिल मच लेटर इन द सेंचुरी के लास्ट तक केवल कॉटन इंडस्ट्री, मोटर इंडस्ट्री के अलावा किसी और इंडस्ट्री में इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। जिस पर्पज से यूज हो रहा था उसको हमने आपको बता दिया। तो समझिए, इवन द मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी that enhance the productivity of labor manifold was slow to be accepted by industrialists। तो वही बोला गया कि जो मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी थी उसको भी बड़े स्लोली एक्सेप्ट किया गया, ठीक है ना। Historians now have come to increasingly recognize that the typical workers in the mid-19th century was not a machine operator but the traditional craft persons and laborers। हिस्टोरियंस का मानना, जो हिस्टोरियंस उनका मानना है कि
had come to increasingly recognize that a typical worker in the mid 19th century, खूब मशीन्स आ गई, इन्वेंशन हो गई, टिपिकल जो मेन वर्कर थे 19th सेंचुरी के वो मशीन ऑपरेटर नहीं थे, वो लोग कौन थे, वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन लेबर थे। 19th सेंचुरी के लास्ट तक भी जो मेन काम हो रहा था वो फैक्ट्री में ना होकर के हाउस होल्ड यूनिट्स में हो रहा था, ठीक है। तो धीरे धीरे करके इंडस्ट्री में चेंज आना स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से जो हमारा ये टॉपिक था द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, ये समाप्त हो गया, फिनिश हो गया। इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट होगा उसको हम क्लियर करेंगे। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का हैंड लेबर स्टीम पावर, उसके रिगार्डिंग हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।